अगर आपकी जमीन को कोई कह दे कि ये उसकी है तो आप क्या करेंगे? दावा करने वाला अगर सिविल कोर्ट से जीत जाए तो क्या होगा? अगर वक्फ बोर्ड खुद ये कह दे कि ये जमीन उसकी नहीं है तो क्या होगा? ये सब कुछ हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं फजल अब्बास। आप देख रहे हैं द भारत 80 न्यूज का डिजिटल चैनल। आपने आज तक समाचारों में या बुजुर्गों के मुंह ये बात तो सुनी होगी कि फुला मुतवल्ली ने वो जमीन बेच दी, फुला मुतवल्ली वो मुकदमा किसी भूमाफिया से हार गया। लेकिन आज हम एक ऐसे मुतवल्ली की बात करेंगे कि जो वक्त से कहता रहा, जो कहता रहा कि ये बोर्ड की जमीन है, शिया वक्फ बोर्ड की जमीन है, और शिया वक्फ बोर्ड कहता रहा ये जमीन उसकी नहीं है ना? कमाल की बात। आपको ये सुनकर बड़ी हैरत हो रही होगी, लेकिन ऐसा हुआ है। सारे सबूतों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। 2 दिन पहले इमामबाड़ा कानून निसा उर्फ मुगल साहिबा शिया वक्फ संपत्ति पर मैंने एक न्यूज चलाई थी जिसमें मुतवल्ली शौजब का कहना था कि यह जमीन वक्फ की है, जबकि जो दूसरी पार्टी है जो उसके पास सिविल कोर्ट से उसके हक में हुआ फैसला है, जो वो कागज दिखा रहा है। लेकिन सिविल कोर्ट के उस आदेश में वसीम का कहीं पे नाम नहीं लिखा है। जो पर्चा मेरे पास है, जो आदेश है, उसके अंदर उसका कहीं नाम नहीं लिखा है। उसमें ये लिखा है कि जो ये दावा कर रहा है कि संपत्ति वक्फ की नहीं मेरी है, तो ये व्यक्तिगत संपत्ति है। 2 दिन पहले मैंने मुगल साहिबा इमामबाड़ा जो शिया वक्फ संपत्ति है, जिसे कानून निसा वक्फ कहा जाता है, मैंने एक न्यूज चलाई थी क्योंकि 2 लोगों के विवाद का मामला सामने आया था। तब भी मैंने आपसे कहा था कि मैं इस मामले की पूरी परतें उलट कर आपके सामने हकीकत पेश करूंगा। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, हम किसी एक पक्ष के बारे में, हम दोनों पक्ष दिखा रहे हैं आपको। तो आपने मुतवल्ली के बारे में सुना, मुतवल्ली कहता रहा कि ये वक्फ की है, जबकि वक्फ कहता रहा ये उसकी नहीं है। अब इसके सारे सबूत हम आपको दिखा रहे हैं, जबकि दूसरी पार्टी सिविल कोर्ट से जीता हुआ मुकदमा और वक्फ बोर्ड की एनओसी दिखाती रही। अब ये सब हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि मामला निर्कब्जा जो वसीम है वो कह रहे थे कि जमीन हमारी है, जबकि मुतवल्ली का कहना था कि जमीन वक्फ की है। अब ये दोनों अपनी अपनी जगह कितने सही हैं, ये जो भी हम सबूत पेश करेंगे आपके सामने, इससे पता चल जाएगा। कहने की जरूरत है क्योंकि हमारे देखने वाले, हमारे दर्शक बहुत समझदार हैं और कानून के जानकार भी हैं। इसी निर्माण को रुकवाने के लिए मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी भी गए थे वहां इसी संबंध में, जिसकी काफी चर्चा रही। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए ये स्क्रीन पर मैंने शिया वक्फ रजिस्टर्ड 37 धारा का ये मैंने नक्शा लगाया है। इसके अंदर जो लिखा है, ये जो पूरा एक दायरा बना हुआ है, ये दायरा क्या है, ये मुगल साहिबा इमामबाड़े की पूरी अराजी ये दायरा है। यानी कि पूरब के साइड में नाला, पश्चिम साइड में नाला, उत्तर साइड में नाला और फ्रंट पे जो है वो रोड है। अब इस दायरे में जितनी भी जमीन है वो शिया वक्फ बोर्ड की है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो वसीम वाला मामला था कि जिसमें उसको कोर्ट ने डिसीजन दिया, ये इस दायरे के बीच की जमीन है। अब आपको बड़ी हैरत हो रही होगी सुनकर। ये मामला 1985 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसको अभी हम शो नहीं कर रहे क्योंकि उसके अभी हमारे पास पेपर नहीं है, तो उसका हम नाम नहीं ले रहे किसने मुकदमा किया था। लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि 1985 में ये मुकदमा हुआ था। 11 साल ये केस चला था। उस समय शिया वक्फ ट्रिब्यूनल नहीं बना था। ये ट्रिब्यूनल जो बना है, ये बना है 1 जनवरी 1996, और इनका जो डिसीजन सिविल कोर्ट से आया है वो आया है इसके 9 महीने बाद, यानी कि वक्फ ट्रिब्यूनल बनने के 9 महीने के बाद। और ये भी आप समझ लिए कि इसकी कुल संपत्ति 1862 खसरे में दर्ज है। खसरा नंबर है 292। सारे सबूत हैं हमारे पास। ये वक्फ कानून निसा उर्फ मुगल साहिबा के नाम से शिया वक्फ में दर्ज है। रजिस्टर नंबर 37 में ये संपत्ति लिखी भी है। इसी जमीन के बीच की कुछ जमीन थी कि जिसके ऊपर ये मुकदमा चलाया गया था और उसके पक्ष में ये मुकदमा आ गया था। अब इसके अंदर आप सोचिए खेल क्या हुआ, ये मुकदमा, ये जमीन गई कैसे। अब इसको सुनिएगा तो आपको हैरत होगी। अब इसी तरह से शिया वक्फ बोर्ड की कितनी जमीनें गई हैं इन लोगों की वजह से।
एक पैरोकार की वजह से और एक इंस्पेक्टर की वजह से। और ये चेयरमैन जो जिस दौर में जो चेयरमैन रहा उसके ये बड़े चहीते रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि जफर सज्जाद भी चेयरमैन अली जैदी का राइट हैंड है, बहुत करीबी माने जाते हैं, और इंस्पेक्टर भी। ये केस दर्ज हुआ था 1985 में, जैसा मैं बता चुका हूँ 26/10/1996 का इसका डिसीजन आ गया था। यही वो पेपर हैं जो वसीम जिम ने मौलाना और पुलिस को दिखाए। इसमें सबसे बड़ा कांड शिया वफ के पैरोकार ने किया। इस आदमी का नाम जफर सज्जाद है, इसका फोटो भी मैं लगा रहा हूं, देख लीजिए, यही है जफर सज्जाद, जो पैरोकार होने के साथ साथ आगरा की मजार नूरुल्लाह शुस्त्री वफ का प्रशासक भी बना हुआ है। अब आप अंदाजा लगा लीजिएगा, ऐसे लोगों को इतने बड़े पद मिलते हैं। इसके भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मुगल साहिबा की जो भूमि विवाद चल रहा है, इस केस में शिया वफ ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर करना चाहिए, नहीं कि जो पैरोकार था इसको चाहिए था कि 1996 में, यानी कि 26/10/1996 में जो सिविल जज का डिसीजन आया कब्जेदारी के पक्ष में, उससे पहले इस आदमी को वक्फ ट्रिब्यूनल में इस केस को ट्रांसफर कराना चाहिए था, जो इस आदमी ने नहीं किया। इसके बाद भी इसके पास 3 महीने बचते थे अपील करने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल में, इसने वो भी नहीं की। अब सुने जाइएगा क्यों नहीं की इसकी, तो ये तो जवाब खुद देगा जब जिला अधिकारी इसको तलब करके इससे सवाल करेंगे, पूछेंगे कि बता तुमने क्यों किया था, तब सब मामले खुल के सामने आएंगे। और इसके पैरोकारी जिसमें नहीं किए वो जमीनें वक्फ के हाथ से गई हैं, ये समझ लिए, इसकी पूरी जांच होना जरूरी है, क्योंकि इस आदमी की वजह से वक्फ की कितनी जमीनें गई होंगी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब इस सब मामले के 25 साल के बाद शिया वक्फ बोर्ड के सीईओ जो मौजूदा हैं अभी इस वक्त हैं जीशान, इन्होंने एनओसी दे दी। अब सीईओ डायरेक्ट किसी को एनओसी नहीं देता जब तक कि वो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट ना देख ले। अब शिया वक्फ इंस्पेक्टर का आप कारनामा देखिए, जबकि जो शिया वक्फ इंस्पेक्टर रिपोर्ट बनाता है तो वो सबसे पहले धारा 37 चेक करता है, उसका मुआयना करता है, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करता है। आप इस इंस्पेक्टर से ये पूछें कि जब ये पूरी अराजी, पूरा नक्शा वक्फ 37 में दर्ज है और इसी के बीच की जमीन का मामला है, तो तुमने रिपोर्ट क्या बना के दी कि जिसके आधार पर सीईओ ने एनओसी दे दी। जबकि अगर ये एनओसी ना दी होती तो वक्फ इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब यह हो भी सकता है तो जो कानून के जानकार है वही बता सकते हैं, मेरे पास जितनी जानकारी है मैंने उतना आपको बताया। अब आप सोचिए कि शिया वक्फ बोर्ड में कितना खतरनाक भ्रष्टाचार होता है, कितना जबरदस्त कानूनी खेल होता है कि आम आदमी तो समझ ही नहीं पाएगा। जब हमारे जैसे पत्रकार इसमें नाच जाते हैं, इन मामलों को स्टडी करने के लिए 24-24 घंटे, 48-48 घंटे कानून की किताबें देखना पड़ती हैं, देखना पड़ता है कौन सा ला है, वक्फ का क्या ला है, सिविल का क्या लाओ है, सारे कानून की धाराएं देखना पड़ती हैं, सारे मामले समझने पड़ते हैं। और पूर्व में हुए वक्फ के डिसीजन और जो वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन है वो देखना पड़ते हैं अलग अलग जिलों के। उसके बाद सब डिसीजन निकाल के सारा निचोड़ हम आपके सामने लेके आते हैं। एक न्यूज बनाने के लिए इतनी मेहनत इसलिए करना पड़ती है क्योंकि एक जर्नलिस्ट, एक पत्रकार पर एक जिम्मेदारी ये होती है कि उसकी किसी न्यूज की वजह से किसी बेगुनाह को सजा ना मिले और किसी हकदार का हक ना मारा जाए। इसीलिए हमको इतनी मेहनत करना पड़ती है ताकि सच्चाई, दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने आ जाए। अब इसमें आगे क्या होता है, क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल आने के बाद जो जिला अधिकारी के पास पावर है, तो क्या वो जिला अधिकारी इस इंस्पेक्टर को और पैरोकार के तमाम मामलों की जांच करवाएंगे और इनसे सवाल तलब करेंगे और इनके जो दोष सामने आए हैं, जिसके सबूत हम आपको दिखा चुके हैं, इसी के आधार पर क्या इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो करें
और इन तमाम न्यूज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि जो इस सब मामले इस तरह के दबे में वो उभर के सामने आएँ और उनकी भी न्यूज़ें हम चला सकें ताकि इस तरह वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानूनी डंडा चले। हमारा मिशन यही है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी जंग जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजा जाए और मजबूर और पीड़ितों को मिले इंसाफ। यही हमारा है पैगाम। देखते रहिए द भारत 18 न्यूज़ का डिजिटल चैनल। नमस्कार, जय हिंद।